कहाँ हो तुम? रितु अपने कॉलेज के गेट के बाहर निकली तो उसने देखा बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ओह नो, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? उसने परेशान होते हुए अपने आप से कहा। इतनी तेज़ बारिश में तो छाता भी नाकामयाब हो जाता है, और ऊपर से तेज़ हवा व पानी की बौछारें जो उसे लगातार गीला कर रही थी। सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि संभल कर चलना पड़ रहा था। जरा सा चूके नहीं कि सड़क पर नीचे गिर जाऊं। लाख संभालने की कोशिश करने पर भी हवा का आवेग छाते को बार बार उसके हाथों से छुड़ा ले जा रहा था। ऐसे में अगर ऑटो रिक्शा मिल जाता तो कितना अच्छा होता, पर जितने भी ऑटो रिक्शे दिखे सब सवारियों से लदे हुए थे। उसने एक ठंडी सी यहाँ भरी और पैदल ही रवाना हो गई। उसे लगा जैसे मौसम ने उसके खिलाफ कोई साजिश रची हो। झुंझलाहट से भरी धीरे धीरे वह अपने घर की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक किसी ने उसके आगे स्कूटर रोका। उसने छाता हटाकर देखा तो यह पिनाकी था। हेलो रितु, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? यार कॉलेज से घर जा रही हूँ। और कहाँ जाऊँगी? इस तरह भीगते हुए क्यों जा रही हो? तू खुद भी तो भीग रही है, देख। ओके, अब तुम छाते को बंद करो, जल्दी से मेरे स्कूटर पर बैठो। यह बारिश रुकने वाली नहीं, समझी? रितु ने छाता बंद किया और किसी यात्रा चलित गुड़िया की तरह चुपचाप उसके स्कूटर पर बैठ गई। आज उसे पिनाकी बहुत भला लग रहा था, जैसे डूबते को कोई तिनका मिल गया हो। हालांकि दोनों भीगते हुए घर पहुंचे, पर रितु खुश थी। घर पहुंची तो देखा माँ ने चाय के साथ गर्म गर्म पकोड़े बनाए हुए हैं। उनकी खुशबू से ही वह खिसती हुई सीधी रसोई में पहुंच गई और प्लेट में रखे पकोड़ों पर हाथ साफ करने लगी। तो माँ ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया और बोली, नाना रितु ऐसे नहीं, पहले हाथ मुंह धोकर आ और अपने कपड़े देख, पूरे गीले हैं, जुकाम हो जाएगा। जा पहले कपड़े बदल ले, पापा और भैया बालकनी में बैठे हैं, तुम भी वहीं आ जाना। भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है। और माँ है कि यह बुदबुदाती सी वह अपने कमरे में गई और जल्दी से फ्रेश होकर अपने दोनों भाइयों के बीच आकर बैठ गई। छोटे वाले मुकेश भैया ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, पगली इतनी बारिश में भीगते हुए आई है, एक फ़ोन कर दिया होता तो मैं तुझे लेने आ जाता। हाँ भैया, मैं इतनी परेशान हुई और कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिला। वह तो भला हो पिनाकी का, जो मुझे आधे रास्ते में मिल गया, वरना पता नहीं आज क्या होता। इतना कहकर वो किसी भूखी शेरनी की तरह पकोड़ों पर टूट पड़ी। अब बारिश कुछ कम हो गई थी और ढलते हुए सूरज के साथ आकाश में रेनबो धीरे धीरे आकार ले रहा था। कितना मनोरम दृश्य था। बालकनी की दीवार पर हाथ रखकर मैं कुदरत के इस अद्भुत नज़ारे को निहार रही थी कि माँ ने पकोड़े की प्लेट देते हुए कहा, ले रितु, ये मिसेज मुखर्जी को दे आ। उसने प्लेट पकड़ी और पड़ोस में पहुंच गई। घर के अंदर घुसते ही उसे हींक से आने लगी। उसने अपनी नाक सिकोड़ ली, ऐसे कि मुख मुद्रा देखकर पिनाकी की हंसी छूट गई। वह ठहाके लगाते हुए बोला, भीगी बिल्ली की नाक तो देखो कैसे सिकुड़ गई है। यह सुनकर रितु गुस्से में उसके पीछे भागी और उसकी पीठ पर एक धौल जमाई। पिनाकी ऊ आ करता हुआ बोला, तुम लड़कियां कितनी कठोर होती हो, किसी के दर्द का तुम्हें एहसास तक नहीं होता। हा, बड़ा आया दर्द का एहसास नहीं होता। मुझे चिढ़ाएगा तो ऐसे ही मार खाएगा। मिसेज मुखर्जी रसोई में मछली तल रही थी, जिसकी बदबू से रितु की हालत खराब हो रही थी। उसने पकोड़े की प्लेट उन्हें पकड़ाई और बाहर की ओर लपकते हुए बोली, मैं तो जा रही हूँ बाबा, वरना इस बदबू से मैं बेहोश हो जाऊंगी। मिसेज मुखर्जी ने हंसते हुए कहा, तुमको मछली की बदबू आती है, लेकिन रितु अगर तुम्हारी शादी किसी बंगाली घर में हो गई तब क्या करेगी? बंगाली लोग प्यारी लड़की को लाली कहकर बुलाते हैं। पिनाकी की माँ को रितु के लाल लाल गालों पर मुस्कान बहुत पसंद थी। वह अक्सर उसे कॉलेज जाते हुए देखकर छेड़ा करती थी, रितु तुम्ही खूब सुंदर लागछी, देखो कोई तुम्हारा उठा कर ना ले जाए। पिनाकी ने सच ही तो कहा था। रितु को उसके दर्द का एहसास कहाँ था? वह जब भी उसे देखता उसके दिल में दर्द होता। रितु अपनी लंबी लंबी दो चोटियों को पीठ के पीछे फेंकती, अपनी बड़ी बड़ी और गहरी आंखें कुछ यूं घुमाती कि उन्हें देखकर पिनाकी के होश उड़ जाते, और जब बात करते करते वह अपना निचला होठ दांतों के नीचे दबाती तो उसकी हर अदा पर फिदा पिनाकी उसकी अदाओं पर मर मिटना चाहता। पर रितु से वह इस बात को कहे तो कैसे कहे? कहीं ऐसा ना हो कि रितु यह बात जानने के बाद उससे दोस्ती ही तोड़ दे, फिर उसे देखे बिना, उससे बात किए बिना वह जी ही नहीं पाएगा। बस यही सोचकर मन की बात मन में लिए वह अपने प्यार को किसी कीमती हीरे की तरह मन में छिपाए उसे छिपा छिप कर देखता है।
आमने सामने घर होने की वजह से उसकी यह ख्वाहिश तो पूरी हो ही जाती है। कभी बाहर जाते हैं तो कभी बालकनी में खड़ी ऋतु उसे देख ही जाती है, पर वह उसे छिपकर देखता है। अपने कमरे की खिड़कियों से पिनाकी क्या सोच रहा है, ऋतु उसके पास खड़ी चिल्ला रही थी, इस बात से बेखबर कि वह उसके ख्यालों में खोया हुआ है। कितना फासला होता है ख्वाब और उसकी ताबीर में। ख्वाब में वह उसके जितनी नज़दीक थी, असल में उतनी ही दूर। जितना खूबसूरत उसका ख्याल था, क्या उसकी ताबीर भी उतनी खूबसूरत थी? हाँ, मगर ख्वाब और उसकी ताबीर के बीच का फासला मिटाना उसके वश की बात नहीं थी। तू चल मेरे साथ, ऋतु से खींचती हुई स्टडी टेबल तक ले गई। कल सर ने मैथ्स का यह नया चैप्टर सोल्व कराया, मेरे तो भेजे में कुछ नहीं बैठा। अब तू ही कुछ समझाते। ऋतु को पता था कि पिनाकी मैथ्स का मास्टर है, इसलिए जब भी उसे कोई सवाल समझ नहीं आता तो वह पिनाकी को मदद लेती है। कितनी बार कहा था माँ से, यह मैथ्स मेरे बस का रोग नहीं, लेकिन वो सुनते ही नहीं। अब निशा को ही देख, आर्ट्स लिया है उसने, कितनी फ्री रहती है, कोई पढ़ाई का बोझ नहीं, और यहाँ तो बस कलम घिसते रहो, फिर कुछ भी हासिल नहीं होता। इतनी बकबक में दिमाग लगाने के बजाय थोड़ा पढ़ाई में लगाया होता तो सब समझ आ जाता। पिनाकी 1 घंटे तक उसे समझाने की कोशिश करता रहा, पर ऋतु के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। तुम सही कहती हो ऋतु, यह मैथ तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारा तो इसमें पास होना भी मुश्किल है। यार, पिनाकी ने अपने सिर धुनते हुए कहा तो ऋतु को हंसी आ गई। वह जोर जोर से हंसे जा रही थी और पिनाकी उसे अपलक निहारे जा रहा था। उसके जाने के बाद पिनाकी सीने से चिपटे ऋतु के ख्वाब देखने में मगन हो गया। जब वह उसके पास बैठी तो उसके लंबे खुले बाल पंखियों की हवा से उड़कर बार बार उसके कंधों को छू रहे थे, और इत्र में घुली मदहोश करती उसकी सांसों की खुशबू ने पिनाकी के होश उड़ा दिए थे। पर अपने मन की इन कोमल संवेदनशील भावनाओं को दिल में छिपा कर रखने में, इस दबी दबी सी चाहत में शायद उसके दिल को ज़्यादा सुकून मिलता था। कहते हैं अगर प्यार हो जाए तो उसका इजहार कर देना चाहिए, मगर क्या यह इतना आसान होता है? और फिर दोस्ती में यह और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह जो दिल है शीशा सा नाजुक होता है, जरा सी ठेस नहीं लगी नहीं कि छन से टूट कर बिखर जाता है। इसलिए अपने नाजुक दिल को मना कर दिल में प्रीत का ख्वाब सजाए पिनाकी ऋतु की दोस्ती में ही खुश था, क्योंकि इस तरह वे दोनों जिंदा दिली से मिलते जुलते और हंसते खेलते थे। ऋतु भले ही पिनाकी को दिल की बात न समझ पाई हो, पर उसकी सहेली उमा ने यह बात भांप ली थी कि पिनाकी के लिए ऋतु दोस्त से कहीं बढ़कर है। उसने ऋतु से कहा भी था, मुझे पता है ऋतु पिनाकी दीवाना है तेरा, और यह सुनकर खूब हंसी थी और कहा था, धत पपुली, वह मेरा अच्छा दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल घड़ी में न जाने कैसे किसी सुपरमैन की तरह मेरी मदद के लिए पहुंच जाता है। और फिर यह कहाँ लिखा है कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते? इस बात को दिल से निकाल दे, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैंने कई बार उसकी आंखों में तेरे लिए उमड़ते प्यार को देखा है। पगली, चाहता है वह तुझे, तेरा तो दिमाग खराब हो गया लगता है, उसकी आंखों में ही पड़ती रहती है। कहीं तुझे ही तो उससे प्यार नहीं होगा? कहीं तो तेरी बात चलाऊं? तुझे तो समझाना ही बेकार है। उमा, सच कहूँ तो मुझे ये बातें बकवास लगती है। मुझे लगता है हमारे माता पिता हमारे लिए जीवन साथी चुनते हैं वह सही होता है। मैं तो अरेंज मैरिज में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। 7 फेरों के बाद जीवन साथी से जो प्यार होता है वही सच्चा प्यार है, और वह प्यार कभी उम्र के साथ कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता ही है। उमा आंखें फाड़े ऋतु को देख रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि तू इतनी जानी है। धन्य हो, आपके चरण कहाँ हैं देवी। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसके बाद फिर कभी उमा ने यह बात नहीं छेड़ी, पर उसे इस बात का एहसास ज़रूर था कि एक न दिन यह एक तरफा प्यार पिनाकी को तोड़ कर रख देगा। पर कुछ हालात होते ही ऐसे हैं जिन पर इंसान का बस नहीं चलता, और अब घर में भी ऋतु की शादी के चर्चे चलने लगे थे, जिन्हें सुनकर वह मन ही मन बड़ी खुश होती थी कि चलो अब कम से कम पढ़ाई से तो छुटकारा मिलेगा। सुंदर तो थी ही वह, इसलिए रिश्तों की लाइन सी लग गई थी। उसके दोनों भाई हंसते हुए चुटकी लेते थे, तेरी तो लॉटरी लग गई ऋतु, लड़कों की लाइन लगी है तेरे रिश्ते के लिए। यह तो वही बात हुई, 1 अनार और 100 बीमार। मम्मी देखो ना भैया को, यह क्या कहकर वह शर्मा जाती थी। ऋतु और उमर बड़े गौर से कुछ तस्वीरें देखने में मगन थी। ऋतु तस्वीरों को देख देख कर टेबल पर रखती जा रही थी। फिर अचानक एक तस्वीर पर उन दोनों सहेलियों को निगाहें थम गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा,
ऋतु की आंखों में चमक साफ साफ बता रही थी कि उसे यह लड़का पसंद आ गया था। गोरा रंग, अच्छा कदकाठी और पहनावे, ये सारी चीज़ें उसकी शानदार व्यक्तित्व की झलकियाँ लग रही थी। उमा ने भौहें उचकाकर इशारा किया तो ऋतु ने पलक झपका दी। उमा बोली, तो यह है हमारे होने वाले जीजा जी। उसने तस्वीर ऋतु के हाथ से खींच ली और भागने लगी। उमा की बच्ची दे मुझे, कहती ऋतु उसके पीछे भागी, पर उमा ने एक न सुनी। तस्वीर को ले जाकर ऋतु की अम्मी को दे दी और बोली, यह लो आंटी, आपका होने वाला दामाद। माँ ने पहले तस्वीर को फिर ऋतु को देखा तो शर्मा कर वहाँ से भाग गई। लड़का डॉक्टर था और उसका परिवार भी काफ़ी संपन्न व उच्च विचारों वाला था। एक लड़की को जो भी गुण अपने पति में चाहते हैं वो सारे गुण उसके होने वाले पति कार्तिक में थे। और क्या चाहिए था उसे? उसकी ज़िंदगी तो संवरने जा रही थी और वह सोचकर भी खुश थी कि अब शादी हो जाएगी तो पढ़ाई से पीछा छूटेगा। उसने जितना पढ़ लिया काफ़ी था, पर लड़के वालों ने कहा कि उसका ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद ही वो शादी करेंगे। ऋतु की सहमति से रिश्ता तय हुआ और अनन फनन सगाई की तारीखें भी पक्की हो गई। सगाई के दिन पिनाकी और उसका परिवार वहाँ मौजूद नहीं था। उसकी दादी की बीमारी की खबर सुनकर वो लोग गांव चले गए थे। गांव से लौटने में उन्हें 15 दिन लग गए। वापस लौटा तो सबसे पहले ऋतु को ही देखना चाहता था। पिनाकी और ऋतु भी उतावली थी अपने सबसे प्यारे दोस्त को सगाई की अंगूठी दिखाने के लिए। जैसे ही उसे पता चला कि पिनाकी लौट आया, वह दौड़ी दौड़ी चली आई और पिनाकी के घर। पिनाकी की नज़र खिड़की के बाहर उसके घर की ओर लगी थी। जब उसने ऋतु को अपने घर की ओर आता देखा तो वह सोच रहा था कि आज कुछ भी हो जाए, वह उसे अपने दिल की बात बताकर ही रहेगा। उसे क्या पता था कि उसकी पीठ के पीछे उसकी दुनिया उजाड़ने की तैयारी हो चुकी है। पिनाकी बाबू किधर हो? ऋतु जोर शोर मचाती हुई अंदर दाखिल हुई। हेलो ऋतु, आज खूब खुश लागची तुम्हें। पिनाकी की माँ ने उसके चेहरे पर इतनी खुशी और चमक देखकर पूछा। बात ही कुछ ऐसी है आंटी, यह देखो। ऐसा कहकर उसने अपनी अंगूठी वाला हाथ आगे कर दिया और चहकते अपनी सगाई का किस्से सुनाने लगी। पिनाकी पास खड़ा सब सुन रहा था। उसे देखकर ऋतु उसके पास जाकर अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहने लगी, देखना कैसी है ना सुंदर? अब ऐसा मुंह बनाकर क्यों खड़ा है? अरे यार, तुम लोग गांव गए थे और मुहूर्त तो किसी का इंतज़ार नहीं करता ना, बस इसलिए। पर तू चिंता मत कर, तुझे पार्टी ज़रूर दूंगी। पिनाकी मुंह फेर कर खड़ा था। शायद वह अपने आंसू छिपाना चाहता था। फिर वह वहाँ से चला गया। ऋतु उसे आवाज़ लगाती रह गई, अरे पिनाकी सुन तो क्या हुआ? ऋतु उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, पर वह वापस नहीं आया और दोबारा उसे कभी नहीं मिला, क्योंकि अगले ही दिन वह शहर छोड़कर गांव चला गया। ऋतु सोचती रह गई, आखिर क्या गलती हुई उससे जो उसका प्यारा दोस्त उससे रूठ गया। उसकी शादी हो गई और वह अपनी गृहस्थी में रम गई। पर पिनाकी जैसे दोस्त को खोकर कई बार उसका दुखी मन पुकारा करता, कहाँ हो तुम?